Everyone, Assalamu alaikum. Here is Amra Batul, a master student from UCAS, University of Chinese Academy of Sciences. And first of all, I am very glad to see all of you at here because we are the future of Pakistan. Now let's start. And these are the contents of our today's webinar. First one, I will tell about Answer Scholarship, and then I will give a brief introduction about UCAS, and then how to approach your major and professor, and then how to write a research proposal for Answer Scholarship, and then how to write an email body for acceptance letter, and also will tell about the academic CV for Answer Scholarship, and at the last there will be contact details of Answer Management and UCAS. Let's start. These are the most common scholarship in China, and the top one is the Answer Scholarship. Then you mostly have saw the this Chinese government scholarship CSE, and university fully funded scholarship, and then university partial funded scholarship. Many others, but these are the most common. Now let's we start from Answer Scholarship. I will discuss today the detail of Answer Scholarship. एंड एक्चुअली में आंसर स्कॉलरशिप है बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप एट द टाइम ऑफ अप्लाई चाइनीज सिटीजन हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और ये एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है जो कि मास्टर और पीएचडी डिग्रीज को सपोर्ट करता है, और इसमें बैचलर वाले अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें आंसर स्कॉलरशिप में दो यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक तो यूएसटीसी और दूसरा यूकास, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं यूकास के जो कि कैस अराउंड चाइना, तो वो भी इसके अंडर आते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इसकी टोटल सीट्स कितनी है। 200 फॉर मास्टर एंड 300 फॉर पीएचडी। ये डिपेंड करता है कि यूएसटीसी वाले इसमें से कितने स्टूडेंट रखते हैं और यूकास वाले इसमें से कितने स्टूडेंट रखते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो यूकास में सीट्स ज़्यादा होती हैं आंसर स्कॉलरशिप की। और ये एज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें मास्टर का स्टाइपेंड जो है दोनों यूकास और यूएसटीसी में एक सा ही होता है, 3000 तो आपको मिलना ही मिलना है, और जो 1000 है वो आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है। मतलब 3000 आपका यूकास या यूएसटीसी की तरफ से होगा, और 1000 जो होगा वो आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। ये मास्टर्स के लिए था। उसके बाद पीएचडी के लिए 6000 और 7000 आरएमबी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका एक क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी होने जा रहा है इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट का। तो वो वो अगर टेस्ट वो पास कर लेते हैं तो उनका 7000 आरएमबी तक उनका होता है। अदरवाइज आई थिंक सो 5000 यहाँ तक इनका होता है। और फॉर एक्सेप्टेंस के लिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए नवंबर से ही। नवंबर बल्कि जैसे ही एक गैप स्टार्ट होता है, एक बैच स्टार्ट होता है, तो आप एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर दें, टीचर्स रिप्लाई करते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन डेट जो है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन अप्लाई वो है सितंबर 1 सितंबर टू 15 फेब। और इसके लिए आपको हार्ड कॉपीज जो है रिक्वायर नहीं है, कहीं भी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले ये मैंने बताया आपको कि इसमें सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट ये है कि आप अंडर 35 होने चाहिए यूएस मास्टर के लिए, यूकास के लिए, और पीएचडी के लिए आप 45 हाँ अंडर 45 होना चाहिए आपको। और उसके बाद सबसे मेन इशू यह है कि हम इस स्कॉलरशिप में एट अ टाइम दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपने सिर्फ या तो यूकास में करना है आंसू स्कॉलरशिप के अंडर, या तो यूएसटीसी में करना। हाँ, आप सीएससी की बेस पे कर सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन आंसू में आप सिर्फ एट अ टाइम एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। और इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, अगर आप कर देंगे आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो आपको कहें भी कि हाँ, इस पे मेंशन थोड़ा होता है कि ठीक है आइल्स से ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन हम इसकी प्रोसीजर की तरफ जाते हैं।
सबसे पहले तो आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, अदर वो यूएसटीसी की वेबसाइट है या यूकास की वेबसाइट है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने उसको पूरा करना है यूएसटीसी की वेबसाइट पे या यूकास की वेबसाइट पे। और जैसा कि चाइना की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एप्लीकेशन फ़ी होती है, लेकिन इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ना ही बाद में है और ना ही अभी। और इसके रिजल्ट जो हैं आंसर स्कॉलरशिप के, वो एट द एंड ऑफ जुलाई आते हैं, लेकिन इस लास्ट ईयर अगस्त के स्टार्ट में आए थे। और एक मेन बात, जो एक्सेप्टेंस लेटर है, उससे आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हो या आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं अप्लाई विन करने के स्कॉलरशिप। एक्सेप्टेंस लेटर इज़ नॉट मैंडेटरी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया होता है, वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? वो जहाँ भी माँगे वो आपने हाँ, वो एज़ इट इज़ तब तो नहीं माँगेंगे, लेकिन आपने वो अपने पास सेव रखना है। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास बैचलर की डिग्री एट द टाइम ऑफ अप्लाई नहीं है, तो उसके बाद वो होना चाहिए, आपके पास प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि डिग्री के लिए जितना ज़्यादा हो, आप उसको एज़ सून एज़ उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि ये बाद में बहुत इश्यूज़ बनते हैं, जैसा कि हमने भी फेस किए हैं। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम जो है, उसके लिए आपको बैचलर की डिग्री चाहिए होती है, मास्टर की डिग्री चाहिए होती है, ठीक है? और इसका भी यही है कि अगर आपके पास मास्टर की डिग्री तब अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट दें या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट दें। और ये सारे नोटराइज़ होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जब आपने अप्लाई करना है तभी ये नोटराइज़ करवाने हैं। उसके बाद डिटेल रिसर्च प्रपोज़ल है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आंसर स्कॉलरशिप के लिए डिटेल रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है। और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। आपने प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर के लेने हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के नहीं। इन दोनों। हाँ, अगर आपके पास 3 है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने भी 3 अपलोड किए थे, लेकिन 2 ही रिक्वायरमेंट हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी एक्सपायरी डेट जो है वैलिड हो, मतलब 2 ईयर्स के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मीन्स मेडिकल फॉर्म, उस पे आपने किसी भी हॉस्पिटल से आपने सिग्नेचर करवा लेने हैं, किसी भी डॉक्टर के नहीं, बल्कि अथॉरिटी के जो सबसे जिनके पास हो, वो 70 स्केल का ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको आपने मेडिकल के सिग्नेचर वहाँ से करवाने हैं। और जब ये आप अप्लाई करने लगें, तभी आप ये सारा सिग्नेचर वगैरह करें। और पुलिस सर्टिफिकेट के लिए भी तभी अप्लाई करें, क्योंकि एक्सपायर हो जाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये तो आपने मैंने बता दिया है कि आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी बेस पे भी कर सकते हैं। और एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ऑप्शनल होता है। हाँ, अगर आपके पेपर पब्लिश हुए हुए हैं, तो या वैसे आपने मतलब किया हुआ है, तो आप उसके एब्स्ट्रैक्ट जो हैं वो प्रॉपर आंसू की वेबसाइट पे जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो तब ऑप्शन होता है कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट या आपकी एक्टिविटीज़ या आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो आप वो ऐड करें। लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। और ये आंसू मैनेजमेंट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी भी किस्म की क्वेश्चन चाहिए हो तो ये रिप्लाई। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वो चाइना। है राजू वेबिनार ठीक है उसे चलो ना ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस। और इसके 4 कैंपस हैं जो कि बीजिंग में हैं। 4 कैंपस इसके बीजिंग में हैं, और बाकी जो है ना, जो मिलते नहीं है मोस्टली स्टूडेंट्स को, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखें, तो उनके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट की लिस्ट शो हो रही होती है। लेकिन ये है कि हम जब सर्च करते हैं, तो ऊपर ही उनकी मेन साइट पे नहीं आती उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, पहले और वेबसाइट्स आ रही होती हैं, तो डिफिकल्ट होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट लेना। उसके बाद अगर इसकी हम देखें, रैंकिंग देखें, तो एज रिगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्च, ये एशिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, मतलब ज़्यादा इसमें रिसर्च का काम होता है। और सेकंड अमंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी आफ्टर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। और अगर इसकी रैंकिंग ग्लोबली देखी जाए, यूकास की रैंकिंग तो 55th पे है, और अगर चाइना में देखा जाए तो इसकी 3rd पे रैंकिंग है। और ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें बच्चे पूछ रहे होते हैं कि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मास्टर और पीएचडी के लिए ये स्कॉलरशिप।
और ये आंसर स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूकास फुल स्कॉलरशिप और यूकास पार्शियल स्कॉलरशिप की ये मास्टर और पीएचडी वालों की इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड बताया हुआ है, और इसकी अकोमोडेशन और अकोमोडेशन सब्सिडी यू कैन सी। नेक्स्ट और इनकी मोस्टली मतलब आंसर स्कॉलरशिप की, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इनका यूकास फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है उनकी डेडलाइन जो है 15 फेब होती है। लेकिन अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर मई 15 मई, और इससे हो सकती है चेंज। लेकिन जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट इनकी डेडलाइन 15 फरवरी होती है। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की, तो इसकी 15 है, ना कि अदर यूनिवर्सिटीज की। ओके, नो हाउ टू अप्रोच योर मेजर प्रोफेसर्स। सबसे पहले ये मैंने ऊपर आपको दिया हुआ है इसकी वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, वो आपने देख लेना है। उसके बाद आपने आपने इसको ओपन करना है, आपके सामने ही आएगा अबाउट योर क्लास एडमिशन रिसर्च। और सबसे पहले आपने ये एडमिशन पोर्टल पे जाना है, उसके बाद आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास कुछ यूं सा आ जाएगा, और उसके बाद आपने इसके डाउनवर्ड जाना है, तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें सेकंड पिक्चर में। इसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। देन आपके पास ये सारे इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट सुपरवाइजर्स मेजर, और ये इनके फाइनेंशियल एड्स। तो आपने ये देखना है, ये देखें ये सारे कॉलेज, ये कॉलेजेस हैं। ठीक है, हम इधर से ही देखते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं जाते, तो फिर इंस्टीट्यूट को हम अलहदा से वो कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने इसके ये कॉलेजेस हैं और ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपने इसके इंस्टीट्यूट को चेक कर लेना है, और ये कॉलेजेस हैं। इसके बाद आप ये जैसे ही आप किसी उस पर क्लिक करेंगे, किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक बात ये सुपरवाइजर की भी लिस्ट है। अगर आप किसी सुपरवाइजर को जानते हो, या ठीक है उसके बारे उसका नेम वगैरह का आइडिया है, तो आप उसको अलहदा से सर्च कर सकते हो। और उसके बाद अगर जैसे ही आपने किसी अपने इंस्टीट्यूट को ओपन करना है या कॉलेज को ओपन करना है, तो ये सबसे पहले ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये आपने पीपल और फिर फैकल्टी फैकल्टी में क्यों क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास सारा स्टाफ, पोस्ट ऑफ ट्रेड्स, विजिटिंग फैकल्टी, ग्रेजुएट स्टूडेंट और फैकल्टी जाएँ, तो ये देखिए मैंने एक प्रोफेसर की प्रोफाइल पे क्लिक किया हुआ है, तो वो लिंक ओपन हो रहा है। तो आपने इधर से इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, और ये देख लेना है कि ये अदर आपके रिसर्च फील्ड से मैच करता है या नहीं। हाँ, कुछ जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनकी ये आप टच करें तो वो लिंक ओपन नहीं होगा। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि अगर इसका ओपन नहीं हुआ तो बाकी सबका भी ऐसे होगा। हाँ, कुछ की नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके ही नहीं हो। बाकी ये मेजर्स हैं। ये नहीं होता, ये नहीं पता होता कि हमारे मेजर्स अदर अवेलेबल हैं या नहीं इनकी वेबसाइट पे, कि हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपने इधर से अपने मेजर सर्च कर लेना है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपने देख लेना है कि आपका मेजर इसमें है या नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट रिसर्च प्रपोजल फॉर आंसर स्कॉलरशिप। इसके बेसिक एलिमेंट्स जो है रिसर्च प्रपोजल के, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च डिज़ाइन, रेफरेंस लिस्ट। मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस का आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने अपने रिसर्च से रेलिवेंट आपने देखना है कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बारे में आपने कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम देखनी है आपने क्या है, उसके बाद और आपने हाइपोथेसिस यानी कि सॉल्यूशन उसका देखना है। ठीक है, अगर आपको वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप उसका टाइटल इजीली बना सकते हैं। ये तो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट भी है ना, तो हमने उसमें भी बनाया होता है, तो सेम वैसे ही बनाना है। हाँ, अगर आप इसे रेलिवेंट किसी प्रोफेसर का है, रिसर्च मैच कर रही है, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या करना है, ये लास्ट पार्ट है, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। इंट्रोडक्शन में आपने पहले देखना है कि सबसे पहले आपका जो रिसर्च जिस पे आपने टॉपिक या प्रॉब्लम वो किया हुआ है, उसमें आप देखना है कि उसका रिसर्च बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपने सबसे पहले करनी है। और देन आपने रिसर्च क्वेश्चन जो हुआ है और उसकी प्रॉब्लम है जो भी है, उसको आपने 2 से 400 वर्ड्स में लिख देना है।
ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू कि आपने उससे रेलिवेंट थोड़ा सा लिटरेचर रीड करना है उसके टॉपिक पे, उसमें और इसमें आपने थोड़ी उसकी मेथोडोलॉजी बता देनी है और रिसर्च जो जो बाकी उन्होंने काम किया हुआ है उनके बारे में आपने थोड़ा बता देना है। और ये देख लें 300 से 1500 वर्ड्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च डिज़ाइन जो है, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। उसमें व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी ऑफ योर रिसर्च, और इसको आपने 500 से 1000 वर्ड्स तक लिख देना है। और लास्ट पे आपने रेफरेंस लिस्ट देनी है कि जहाँ से आपने लिटरेचर रिव्यू लिया है या आपके जो जो भी सोर्स है डाटा का, तो आपने उसके रेफरेंस दे देने हैं। और वैसे मैंने ये लिंक नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ ये अच्छा मतलब टेम्पलेट है प्रपोजल का, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। देन लास्ट पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना है, ठीक है। उसकी इसमें आ जाता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वही मतलब ये कह लें समरी ही है पूरे रिसर्च प्रपोजल की। इसमें पर्पस, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस और कंक्लूजन्स आपने ऐड कर देना है, और 100 से 200 वर्ड्स होने चाहिए। देन मेन इशू, हाउ टू राइट एन ईमेल बॉडी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, आपने सबसे पहले इसका जो मेन है, आपने एक सेंटेंस जो है वो आपने लिखना है, ग्रीटिंग्स या इंक्वायरी अबाउट, ये बताना है कि मैं मास्टर की स्टूडेंट हूँ या पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने 2 से 3 सेंटेंस बताने हैं अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के, यानी कि यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा नहीं, हाँ मतलब 2 से 3 सेंटेंस इनफ है। नेम बताना है, यूनिवर्सिटी बतानी है, सीजीपी आप बताना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद 3 to 4 सेंटेंस जो है वो आपने ये बताने हैं कि आप इंटरेस्टेड हो उसकी प्रोफेसर की रिसर्च में, मतलब थोड़ा अच्छा से आपने बना देना है इसको कि वो इम्प्रेस हो। और आपने मतलब उसके रीड आउट किए हैं, कोई एक उसका पब्लिकेशन पढ़ लेनी है, या कोई एक दो जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो वो उसमें को आपने बता देना है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो वो थोड़ा इम्प्रेस होगा कि इसने पढ़ी है पब्लिकेशन ये वो ना। और उसके बाद आपने 3 से 4 सेंटेंस जो हैं वो आपने ये बता देने हैं कि आपने रिसर्च किया है कोई, या इंटर्नशिप है या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, हाँ हाँ उसके रेलिवेंट भी है कुछ, तो आपने वो भी बता देना है। और हाँ अगर आपने कोई सब्जेक्ट उसकी रिसर्च के रेलिवेंट पढ़ा हुआ है तो वो भी आपने बता देना है। उसके बाद 2 to 3 सेंटेंसेस जो लास्ट में है आपके, वो आपने बताना है कि फंडिंग सोर्स, और मतलब इसका फंडिंग सोर्स क्या होगा। और मैंने आपको ये ड्राफ्ट जो किया है वो आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर देना है। इनको तो पता होता है, लेकिन कोरिया में जब आप अप्लाई करते हो तो उनके प्रोफेसर्स के मेल के दौरान उनको नहीं पता होता कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, और ना ही उनकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बस वो स्कॉलरशिप भी उन्होंने देनी होती है, तो इसलिए थोड़ा ये। लेकिन इधर चाइना में उनको इसका आइडिया है एक्सेप्टेंस लेटर का। उसके बाद आपने फंडिंग सोर्स बताना है। फंडिंग सोर्स में आपने ये बताना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो आंसर स्कॉलरशिप के लिए, सीएससी के लिए, या उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, ये आपने मेन पॉइंट याद रखना है, उनको बताना है। अदरवाइज वो समझते हैं कि शायद ये प्रोफेसर ने अपनी तरफ से फंड करना है, तो वो देखने से पहले ही कह देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम मतलब आपको नहीं कर सकते। उसके बाद आपने लास्ट पे सीवी अटैच करनी है इसके। एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब ठीक है अगर कोई मांगे, नहीं तो सीवी को मैंने आपने यही इसके साथ अटैच करनी है। और ये थोड़ी हेल्प के लिए मैंने किया है इसका टेम्पलेट, हाउ टू राइट एन ईमेल बॉडी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपने हर प्रोफेसर का नाम चेंज करना है, ये नहीं भूलना। होता था, मिस्टेक हो जाती है कि हम लिखते लिखते प्रोफेसर का नाम पिछले वाले का ही होता है और वैसे कर देते हैं। ओके, उसके बाद आपने थोड़ा ग्रेटिंग्स करना है, और उसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, और आपने बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो उसकी रिसर्च फील्ड में, और अगर आप उसकी रिसर्च देख लेनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि इसकी रिसर्च से रेलिवेंट अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह पढ़े हुए हैं बैचलर में, तो आपने वो मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि उसके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और फर्दरमोर आपने ये बता देना है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अब ऐड होना चाहूँ आपकी ना लैब टीम में। और आपने बताना है कि मेरा फंडिंग सोर्स क्या है, और नीचे आपने एज अ रिव्यू सीवी दे देनी है। देन नेक्स्ट, हाउ टू मेक एन एकेडमिक सीवी फॉर आंसू स्कॉलरशिप। ये मेन प्रॉब्लम जो है, आपने बेस्ट जो है वो टेम्पलेट वो यूरोपास है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो यूरोपास टेम्पलेट यूज़ करें। और आपने इसमें मैट्रिक और इंटर की जो डिटेल है वो नहीं करनी, सिर्फ अपनी लास्ट डिग्री की, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने जो मेन हेडिंग्स होती हैं आपकी, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें अपने आपने नेम वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल, और ये सारा आपने ईमेल वगैरह सारी लिख देनी है। और पिक्चर आपकी चाइना में वैसे रिक्वायरमेंट है, वाइट बैकग्राउंड आपने पिक्चर लगानी है अपने सीवी पे।
उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड कर देना है। और एजुकेशन और ट्रेनिंग में आपने अपनी डिग्री का बता देना है, बैचलर डिग्री का बता देना है। और एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने की हुई हैं, ठीक है, वो थोड़ी रेलिवेंट जो स्टडी से हैं वो आपने बता देनी है। लैंग्वेज स्किल्स हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, जितनी भी यहाँ आपने वो डिस्कस कर देनी है। हाँ, अगर आपको चाइनीज़ भी आती है तो वो भी आप ऐड कर दें, प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपने ऑनर्स और अवार्ड्स में अपने सर्टिफिकेट और एक्टिविटीज जितनी भी आपने की हुई हैं, ठीक है, वो सारे ऐड कर देने हैं। ये नहीं देखना कि आपकी कितनी पेजेस की सीवी बन रही है नहीं। कुछ कहते हैं कि ठीक है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि आपकी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका जितना डाटा आ रहा है ना, ठीक है, इनफ है। तो ये नहीं देखना, आप सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड करें। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट जो है आपका इंटरेस्ट, ये आपने नोट करना है कि ना, जिस प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके रिसर्च इंटरेस्ट में, आपने उसको साथ साथ चेंज करते जाना है। यहाँ आपने, आपका एम है कि मैंने अब ये रिसर्च इंटरेस्ट है मेरा और इसी ही के टीचर्स को मैंने फाइंड आउट करना है, तो आप उसको, मतलब ठीक है, तब चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कर ही उसमें रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर थोड़ा सा ये भी चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है, तो आपने उसके रिसर्च इंटरेस्ट को अपनी सीवी में उसके अकॉर्डिंग, प्रोफेसर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने चेंज करते जाना है। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर्स भी सीवी में ऐड करने हैं। इसमें क्या, उनका डॉक्यूमेंट नहीं ऐड करना, लेकिन आपने ये है कि उसकी प्रोफेसर की डिटेल बता देनी है कि अगर वो कांटेक्ट करना भी चाहें तो वो कर सकें। और ये यूरोपास सीवी का टेम्पलेट नहीं, ऑनलाइन यूरोपास सीवी आप बना सकते हैं, ये उसका लिंक है। और ये यूट्यूब का लिंक है जहाँ से आप को गाइडेंस मिल सकती है कि कैसे यूरोपास सीवी बनानी है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की कॉन्टैक्ट डिटेल है फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और ये मास्टर के लिए इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए। और ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं जो दिए हैं, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट का भी है, ठीक है। और ये सीएससी गाइड ऑफिशियल, इसमें इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैंने भी ली थी जब मैंने अप्लाई किया था। और ये यूट्यूब की एक दो वीडियोस हैं, अगर आप इनको देख लें तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। नो, नेक्स्ट स्टेप इज योर एफर्ट। ये बहुत मैटर करती है। मतलब आपके पास नॉलेज हो लेकिन आप उसको ना करो ना यूज, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, सारे आपके जैसे ही होते हैं यहाँ भी। क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। All right, thanks Amra for your presentation. और जिनके क्वेश्चंस हैं काइंडली जो है ना वो अपने हैंड रेज कर लें, तो हम वन बाय वन आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नंबर. ओके, मोहम्मद, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन था, ये स्टडी प्लान के हिसाब से इन्होंने यूकास्ट ने अपनी वेबसाइट पे मोटिवेशन लेटर लिखा है। मोस्टली मोटिवेशन लेटर एक दो पेज के होते हैं, लेकिन इन्होंने चीज़ें काफ़ी मेंशन की हैं, जैसे स्टडी प्लान, रीजन ऑफ चूजिंग चाइना इंस्टीट्यूट, ये सारी फिर तो ये इसमें नहीं आएंगी, तो नहीं, आप बताएंगे कि हाँ जी हाँ, मैं बताती हूँ। ये आप यूकास के आंसर स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं या वैसे जी ओवरऑल यूकास? अगर नहीं, आप ये आंसर, आंसर स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर्स के लिए। ओके, अगर आप देखें कि अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल है ना, तो वो आप आंसर की वेबसाइट पे उसको मतलब अपलोड कर दें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास स्टडी प्लान भी था और मेरे पास रिसर्च प्रपोजल भी था, लेकिन मैंने सिर्फ रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया था। लेकिन आप स्टडी प्लान भी कर सकते हैं, हाँ। और नहीं, ज़रूरी तो नहीं है 2-3 पेजेस का हो, अगर आप बनाएं उसकी स्टडी प्लान बनाएं तो ये भी 2-3 पेजेस पे ही आता है। इसमें आपने हेडिंग्स ऐड करनी है कि सबसे पहले आपने अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने जो जो किया है, और जो आप जो बल्कि आपने अपनी ईमेल बॉडी में लिखा होता है ना, सबसे पहले आपने वो वाली इंफॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद अगर तो आपको सुपरवाइजर मिल गया है, ठीक है, वो बताता है आपको कि आपने ये चीज़, मेरा ये टॉपिक है, ठीक है, तो आपने इसको अंदर आपके अपने स्टडी प्लान में रखना है और आपने इस पे ही रिसर्च करनी है। पर अगर आपको वो कुछ नहीं कहता तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने रिसर्च एरिया में उसके, ठीक है, फील्ड। मुझे एक्सेप्टेंस मिली हुई थी तो मैंने अपने So, सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग जो था। Mr. Amira Batul, listen, one thing I want to discuss with you. यस। आप एंसो स्कॉलरशिप के बारे में बता रही हैं, तो मैंने सुना है कि एंसो
सॉरी, काइंडली अपने टर्न का वेट आप करें। पहले एक इंटरप्ट सॉरी कर सॉरी रहे हैं, आमरा, आप पहले एक आंसर सॉरी आमरा, क्वेश्चन का वो कोई आंसर। और किसी और ने अनम्यूट कर लिया था। रुकें जस्ट अ सेकंड, मैं सेटिंग से ही डिसेबल कर देता हूँ जी। अब जिन्हें अनम्यूट किया रहेगा ना वही खुद को कर सकेंगे। तो इसमें यह है ना कि आप काइंडली जो है ना अपने टर्न का वेट करें। ओके चलें ठीक है, हम लास्ट पे क्वेश्चनिंग कर लेंगे, आप कंप्लीट करें। सॉरी जी फॉर डिस्टरबेंस। जी, थैंक यू ओके थैंक यू। ओके, आपका क्वेश्चन था, रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन क्या था? मोहम्मद। मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ये स्टडी प्लान के हिसाब से ना वो मतलब इस मैं समझा कि छोटा छोटा लिखना है मुझे, ऐसे नहीं ज़्यादा लंबा नहीं हो नहीं, जाए। मुझे आप दो तीन। एक्सेप्टेंस वगैरह मुझे एक्सेप्टेंस भी मिला हुआ है मुझे टीचर से, प्रोफेसर से। उन्होंने ओके, रिसर्च प्लान भी अपना वो मुझे रिसर्च डायरेक्शन भी बता दिया है। तो मैं इसमें हाँ बस, कंफ्यूज था, ऐसे नहीं मैं मोटिवेशन लेटर छोटा करके लिखूं बड़ा लिखूं, कोई लेंथ नहीं वगैरह नहीं, इन्होंने ये मेंशन कोई नहीं इशू की नहीं है। थी। नहीं, आपका जितने अच्छा। पेजेस पे आ रहा है आप उसको करें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपने सब बताना होता है कि आपने क्यों चाइना को चूज़ किया और आप नेक्स्ट क्या करोगे। और आपका 3 साल का होता है मास्टर, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक मैं अपना कोर्स स्टडी करूँगा, और उससे नेक्स्ट ईयर मैं रिसर्च स्टार्ट करूँगा, और उससे नेक्स्ट ईयर मैं पब्लिकेशन वगैरह या मैं अपने सबमिट करवाऊँगा। ये आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको लंबा करें या छोटा। चलो ठीक है, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था मेरा, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे यूकास के किंगडाओ इंस्टीट्यूट से एक एग्जाम टेस्ट मिला है, माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रांग जो है ना प्रोफेसर ने लिखा है। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब इससे कितने चांसेस होंगे कि मैं अप्लाई करूँ तो मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि मुझे एक स्टूडेंट जो है ना वो सीसी से भी मिला है के हर यूनिवर्सिटी से। तो क्या मैं दोनों जो है ना एक्सेप्टेंस यूज़ करता हूँ एट अ टाइम? आपको 2 इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है? जी मुझे एक यूकास से मिला मिला है, और दूसरे ना और एक सीएससी से मिला है कि हर यूनिवर्सिटी से। तो क्या मैं तो एक साथ यूज करता हूँ? दूसरी बात ये कि चांस होंगे मतलब उसका शिपमेंट करने की। मतलब आपको दूसरा यूएसटीसी से मिला है या कोई और यूनिवर्सिटी है? आपकी आवाज क्लियर नहीं नहीं नहीं, मुझे सीएससी के है। ओके सीएससी के अंडर एक यूनिवर्सिटी है के हर यूनिवर्सिटी, एक वहां से मिला है। ओके ओके ओके, आपको जो यूकास से मिला है ना, आप उस एक्सेप्टेंस के थ्रू आप करें आंसर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई। और जो सेकंड है, अगर आपके देख लें प्रोफेसर की प्रोफाइल अच्छी है सीएससी वाले की, तो आप, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, तो आप सीएससी पे कर दें, उस पे अप्लाई, ठीक है। अदरवाइज आप फिर आंसर पे कर लें। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास भी एक और यूनिवर्सिटी का था, और मेरी सीएससी पे मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। वो आपको आपका ना जो आंसर स्कॉलरशिप पे सुपरवाइजर होता है वो कहता है कि सीएससी के लिए भी आप अप्लाई करो। लेकिन मैंने मतलब ये समझा था कि मैंने यहाँ से आंसू ही मतलब गेन करनी है, तो अदरवाइज वो फिर मे बी आपको, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन मे बी कोई ऐसा सीन भी हो कि वो आपको सीएससी वाली लिस्ट में डाल दें। लेकिन फिर मैंने अच्छा यहाँ और आंसू पे ही मैडम। किया था, उसी जी यूनिवर्सिटी जी। में मैंने सेकंड स्कॉलरशिप पे किया था। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा मैडम, मैं दूसरी बात। इस तरह। जी जी, दूसरी बात ये कि उस एक्सेप्टेंस में ये भी लिखा है कि आप कास्टवास सीएससी मतलब कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं हाँ कास्टवास के लिए यूकास फुल स्कॉलरशिप के लिए करूँ तो चलेगा? हाँ हाँ, यस हाँ चलेगा। आप अप्लाई करते दौरान एक आंसर स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कर देना, और दूसरा जो है वो यूकास फुली फंडेड को सिलेक्ट कर देना। अगर आपने सीएससी के लिए दूसरी में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर इधर ना हुआ तो उधर हो जाएगा। अब जैसे मैंने उधर किया था सीएससी के लिए, तो मेरी सीएससी स्कॉलरशिप, मेरा प्री एडमिशन लेटर वगैरह मिल गया था, लेकिन मेरी जो सीएससी वालों ने एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन इधर मेरी आंसू लगी थी। फिर ऐसे होता है ना कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि चलो एक नहीं तो आप दूसरे में तो हो गया ना। तो आप कर सकते हैं उसमें अच्छा अप्लाई, और इसमें कोई इशू नहीं है क्या मेंशन किया हुआ है क्या नहीं। जी
जी जी सही है। और उनके जो रिजल्ट है वो मतलब सेम महीने में होंगे, नहीं अंशु और सीसी का अलग अलग में अनाउंस होगा? काइंडली रिपीट करें अपना क्वेश्चन। जो अंशु और सीसी का रिजल्ट होगा अनाउंसमेंट का, जो स्कॉलरशिप विनर है, तो वो एक ही महीने में होंगे या नहीं अलग अलग महीने में उसका रिजल्ट अनाउंस होगा? एक ही मंथ में होते हैं, लेकिन डेट्स डिफरेंट होती हैं उनकी। इस दफा तो बहुत ही लेट आया था, पहले तो जुलाई के एंड में आ जाता है, लेकिन इस दफा तो आंसू वालों का भी कोई मिड में जाके आया था, तो सीएससी वालों का फिर बाद में आता है थोड़ा। चलो सही है, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसू स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो नहीं है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो काइंडली इस पे मुझे थोड़ा कमेंट कर दें कि ओके। अगर चाइना में किसी स्टूडेंट ने पहले कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल किया हो, बट किसी पर्सनल इशू की वजह से या कुछ और सर्कमस्टांसेस की वजह से वो अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर सका हो, तो क्या वो आंसू स्कॉलरशिप या इसी तरह की किसी और फुली फंडेड स्कॉलरशिप या पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपने उनको बताया था छोड़ते हुए? अम, छोड़ा नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट के बिहाफ पे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। तो इस तरह है कि उनका डिग्री जो टाइम पीरियड है वो फिनिश हो चुका है, और उनका स्कॉलरशिप वो सीएससी पे थे और उनका वो स्कॉलरशिप खत्म हो गया है। तो अब सेल्फ नहीं पे वो इतना। उसको कंटिन्यू कर नहीं पा रहे, तो मीन दोबारा अगर वो चाइना के अंदर ही ट्राई करना चाहें तो हो सकता है नहीं ऐसा। कोई। यस यस, कोई कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में, वो और यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। क्योंकि स्टडी पीरियड तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया ना, तो अब हाँ। वो स्कॉलरशिप पे कोविड की वजह से एक्चुअली उनकी डिग्री इफेक्ट हुई है, क्योंकि कोविड में वो पाकिस्तान में स्टक हो गए, वापस नहीं आ सके। और डेफिनेटली उनका वो जो स्कॉलरशिप पीरियड था वो ट्राई करते रहे वहाँ से, बट नहीं हुआ, तो वो स्कॉलरशिप पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब वो सेल्फ में है, तो सेल्फ पे आपको पता है यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी हैं, वो आई आई एग्जैक्टली। डोंट थिंक सो कि वो उसको अफोर्ड लेकिन कर ना सकते हैं और दोबारा वो अप्लाई जो भी करना है, चाह रहे हैं। यहाँ के मतलब रूल है कि आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, वो प्रॉपरली हेल्प करते हैं, और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो आपकी। ठीक है, अगर एक्चुअली लेकिन आपका जो भी केस है। आप ठीक कह रही हैं, बट लाइक उन्होंने हर किस्म की ट्राई कर चुकी है, एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कोई भी किसी भी एंगल से फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो ही इज़ लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, लाइक अगर अगेन अप्लाई किया जा सके। डेफिनेटली बाकी कंट्रीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, बट अगेन चाइना को भी ऑप्शन में रखना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी रिसर्च इतनी उनकी हो चुकी है, चाइना के ऊपर ही उनका है सारा कुछ, तो वो इसी चीज़ को ठीक है, अवेल नहीं, करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। खान। नेक्स्ट। अवैस खान, मोहम्मद सरमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हेलो। जो यहाँ पे ना यूएसटीसी के वेबसाइट में, हेलो आवाज आ रही है सर? यस यस। अच्छा, वो ये है कि यूएसटीसी की वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो वहाँ पे कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो जरूरी नहीं है, तो उसके बगैर अगर हम अप्लाई करें तो उसमें भी चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाए आंसू स्कॉलरशिप यस में? यस हैं हमारे इधर, मतलब मेरे फ्रेंड्स में ही, जानने वालों में हैं जो एक्सेप्टेंस के बगैर आए हैं। बस आपकी प्रोफाइल मैटर जी करती है, लेकिन आप बहुत कोशिश करें कि आपका एक्सेप्टेंस हो। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं कि आपको रखना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि जी इस बंदे के पास सुपरवाइजर नहीं है, तो वो आपको ना फिर मेल करते हैं कि आप ना, अगर तो आपने ये विन करनी है स्कॉलरशिप, तो आप ये, एक दोस्त का जी है, क्या सुपरवाइजर जी उसकी स्कॉलरशिप, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि सुपरवाइजर, मतलब मैंने सीट में अपनी छोड़ रहा हूँ, तो इसको उस इंस्टीट्यूट वालों ने उसको मेल की कि आप हमें सुपरवाइजर खुद ढूंढ के दें, हम आपके लिए सुपरवाइजर नहीं ढूंढेंगे। तो फिर उसने अपने जो पुरानी से रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने उसको नया सुपरवाइजर अपने
में से था करके दें। और ये हम नहीं कह सकते थे कि अगर उसकी स्कॉलरशिप लगी है उसके पास सुपरवाइजर नहीं है तो वो उसकी स्कॉलरशिप को ऐसे कंटिन्यू करते हैं या नहीं। इसलिए जितना ज्यादा हो आप इस पे फोकस करें। जी अच्छा, एक और सवाल भी है मेरा कि मेरी जो बैचलर्स है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने मास्टर किया इसमें एडवांस मटेरियल्स में, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट है वो टेक्सटाइल पे ही है, फैब्रिक्स पे। नहीं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ मेजर और यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में है हमारे कि हम एक ही मेजर में रहें तो ठीक है, यहाँ आप कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ, मेरा सोयल साइंस था मेजर, मैं इन्वायरमेंटल साइंस में हूँ, मेरा अब हुआ है इधर। मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आपका जरा सा भी जी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका जो फील्ड है उसके मुताबिक ही रिसर्च हो। ज्यादातर रिप्लाई उनको नहीं मिलता, आपका सब्जेक्ट और है और आपकी रिसर्च किसी और चीज पे है, थोड़ी हटके है, ठीक इनडायरेक्टली है, है। बस ये आप रखें कि वो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम। वेलकम। नेक्स्ट रोजीना, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो आंसू के लिए सीवी हमने बनानी है वो यूरोपास में ही बनानी है, मस्ट है यूरोपास में बनाना? नो, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब बताएं आपको लगता है कि मतलब इससे भी कोई अच्छा है तो आप यूज कर सकते हैं। यूरोपास के उसमें मेथड में नहीं बना के, मैंने कोई और बना के मेल तो किया है लेकिन अभी नहीं, तक कोई इशू रिस्पॉन्स नहीं, नहीं आया। नहीं नहीं। तो आप सीवी चेंज करके देख लेना। वही मैं कह रही हूँ कि आप अपना चीजें आपकी वही होती हैं, लेकिन एक फॉर्मेट चेंज हो जाता है आपका। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो यूरोपास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो करें। अदरवाइज ये नहीं है कि अगर आपने किसी और में किया तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। यूकास और यूएसटीसी में से एक ही में अप्लाई करना है या दोनों को एक ही साथ में हमने अप्लाई करना है? नहीं, आंसू स्कॉलरशिप पे आपने करना है ना, तो आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना है। अगर आप दोनों पे एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे तो आपकी दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगी। हाँ, अगर आप अच्छा। ऐसा कर रहे हो कि अगर आंसू पे युकास में कर रहे हो तो फिर आप सीएससी पे अगर यूएसटीसी में करना चाहते हो तो उसमें कर दो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप आंसू के लिए ही किसी एक यूनिवर्सिटी में करो, आप सीएससी के लिए भी ना करो उसमें, क्योंकि फिर वो रिक्वायरमेंट आ जाती है। सुपरवाइजर कहता है आपने आंसू के लिए इसमें किया है तो आपने सीएससी के लिए क्यों नहीं इसमें किया। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फरी। फरी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, मोहम्मद सरबत हो गया। ओके, उसामा कुरैशी। क्या सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू है तो इसलिए थोड़ा सा नो लेट इशू, हुआ है आप कनेक्ट। कंटिन्यू करें आपका। मेरा क्वेश्चन ये था मैम, मेरा क्वेश्चन ये था मैम आपसे कि आपने जैसे बताया कि हमने प्रोफेसर को अप्रोच करना है किसी भी जी स्कॉलरशिप के लिए, हमने जी, पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देना है या पहले हमने प्रोफेसर को अप्रोच करना है? पहले आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है। प्रोफेसर को अप्रोच करने का मकसद ही है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। मतलब आपको कोई वहां जानने वाला है, ठीक है, आपको कोई रख रहा है, इससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, फिर जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो वहाँ ऑप्शन होगा कि अदर कि आपके पास सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस है या नहीं। अगर है तो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो फिर आप वो वाला डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करोगे। ओके, और आपने थोड़ी सी एक लिस्ट हमसे शेयर की कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं, लाइक पुलिस जी जी सर्टिफिकेट, फिटनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब जी। चीजें हम लोगों ने प्रोफेसर को अप्रोच करने से पहले बनवा के रखनी है या प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस के बाद बनवानी है? अगर तो आप यही कर रहे हो ना कि मैंने अप्लाई करना है,
तो आप जितनी जल्दी हैं डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि आपको एट अ टाइम प्रोफेसर को तो आपने सिर्फ सीवी और ईमेल बॉडी ही सेंड करनी है। लेकिन देखो, अगर आपने आज सेंड किया है उसको, ठीक है, तो अगले दिन वो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, वो आपको फॉर्म देता है और उसका आपको कहता है कि फिल आउट करो। और उसमें आपने वो पासपोर्ट नंबर मांगा होता है उसने। अगर आपका पासपोर्ट ही ना बना हुआ तो फिर आपको पासपोर्ट नंबर कैसे देंगी? तो इसीलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, ठीक है, वो आपकी अच्छा, फिर सारे मास्टर्स में क्वेश्चन आंसर हुआ है। सॉरी कोई और सॉरी सर। हमें डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी कर लिए हैं और हमने प्रोफेसर को भी अप्रोच कर लिया। जैसे अभी किसी ने पहले भी क्वेश्चन किया था, जब हम यस एट ए टाइम एक से ज्यादा सुपरवाइजर्स को अप्रोच करते हैं तो वो यस एक ही यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट सुपरवाइजर्स को अप्रोच कर सकते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी कि आप सारे प्रोफेसर्स को मेल करो, ये नहीं, आप यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स को मेल करो, उसमें से जो आपको एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है, उसमें जब आपको एक एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एक ही एक्सेप्टेंस चाहिए होता है एक यूनिवर्सिटी में, हाँ, ज्यादा मतलब रखने भी नहीं मैं ये चाहिए, पूछना क्योंकि चाह रही टीचर थी कि हम एट ए टाइम एक ही यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सुपरवाइजर्स को अप्रोच कर सकते हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटी? कर सकते हैं आप कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स को। थैंक यू मैम। वेलकम। सरमत सरमत अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जी आपने इतना अच्छा सेशन जो है वो किया है। तो मेरा सवाल थैंक यू। ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना कि जो जब जब आप अपनी सीवी बनाते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें आर्टिकल्स होने चाहिए। आर्टिकल के नाम पे भी पाकिस्तानी को ना काफ़ी डराया जाता है। तो इसकी कितनी कितनी कोई पब्लिकेशंस होनी चाहिए स्कॉलरशिप लेने के कुछ लिए? कुछ भी नहीं है, मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है। और मेरी आप देख लो कि मतलब स्कॉलरशिप्स लगी हैं, ये आपकी पब्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी सीजीपीए थोड़ी सी लो है, आप अपनी एक्टिविटीज ज़्यादा कर लो, बस आपसे जितना होता है आप कर लो, आप अप्लाई करो। ये कोई कहाँ भी कहीं भी नहीं है कि आपके पास पब्लिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन कि मैंने आपको भी बताया कि आंसर स्कॉलरशिप में भी ऑप्शन होता है, सिर्फ आप एप्लीकेशन है तो आप उनका एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दें, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐड करना है या नहीं, ठीक है। इसलिए आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें, कहने को तो सब कह ही देते हैं, लेकिन आप अच्छा उसकी तो ऑथेंटिक वे में जी, जी। उसको रीड आउट करें। हुँ। अच्छा बाज़ औक़ात जब हम देखते हैं ना कोई सीएसई की साइट्स खोलते हैं, तो वो जी। उसमें से प्रोफ़ेसर्स की ईमेल्स वग़ैरह नहीं मिलते। तो ये भी इश्यू है और काइंडली अगर कोई रिसर्च प्रपोज़ल का कोई सैंपल या फॉर्मेट या फिर स्टडी प्लान का कोई सैंपल फॉर्मेट है वो भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। वो मैंने आपको ये स्लाइड्स में ही लिंक दिया हुआ है, वो उसका टेम्पलेट है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अदर रिसर्च प्रपोजल तो खैर नहीं शेयर किया जा सकता, क्योंकि वो तो अभी उस पे काम करना होता है। तो आपको मैंने वो ये टेम्पलेट आपको मैंने दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, उसका ओपन करें, आपको सारे वो आ जाएगी समझ। अच्छा मेरा जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राविजाया में मेरा अब हुआ है एडमिशन, लेकिन मेरी जो है एचईसी मेरी अटेस्टेशन जो है वो रह गई है। तो मैंने आज उनसे किया रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एनरोल कर लेंगे। आया कि इंडोनेशिया सही है या फिर चाइना सही है? इसका थोड़ा बता दें। इंडोनेशिया आपकी स्कॉलरशिप कौन सी है इस पे? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी वो, मैंने उनसे स्कॉलरशिप अभी कौन ना सी है कॉन्टैक्ट आपकी? में हूँ। ये चाइना में या यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में है, लेकिन वो उस अमाउंट बहुत थोड़ी दे रहे हैं। इधर सीएसई की अमाउंट ठीक है, मकसद है इसमें तो 3500 आप पीएचडी के उसको लिए है, प्रेफर करें, ऐसा थोड़ी है। आप उसको प्रेफर करें जिसमें ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। और आप एक ये भी देखें, सही आप है, थैंक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देखें, ठीक है, रैंकिंग के लिहाज से जो यूनिवर्सिटी अच्छी है ना, आप उसको भी थोड़ा प्रेफर करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट समीना, यू आर अस्सलाम अनम्यूट। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे 2-3 क्वेश्चन है। सबसे यस। पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, तो क्या ये है प्रेफ़रेबल कि मैं अपनी सीवी में मेंशन करूँ और उन्हें बता दूँ? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ और मास्टर्स करना आप चाह रही हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब करती हैं या प्राइवेट? मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। नहीं, आप नहीं मेंशन करो इसको। अच्छा,
उसकी क्या वजह है? ये मतलब प्रेफरेंस नहीं देते जॉब वालों को। लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है उस पे लिखा हुआ है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ पहले भी 1-2 दफ़ा अप्लाई किया है, मैंने हर जगह मेंशन किया है, क्योंकि हमारा डाटा सिंक्रोनाइज़्ड है, तो फ़ायदा नहीं है वही बंदा झूठ बोले, सच ही बोलना चाहिए। तो ये मुझे आपसे पूछना था। अब आप उसका क्या ना रिकमेंड करेंगी? इसका कोई डॉक्यूमेंट है, इतना डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन एनएलसी कोई डॉक्यूमेंट है, वो जब आप कर देते हो ना, अगर आपका हो जाता है तो आपको वो लेनी पड़ती है। और वो फिर डिपेंड करता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब, हाँ, जैसे एक लीव होती है जिसे आप लीव ही कह लें, वो होता है। तो इसका थोड़ा सा हुँ। प्रोसेस काफी ज्यादा है। हाँ, अगर आप जॉब छोड़ के फिर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके लिए इजी है। हाँ, वो एनओसी होता है कि डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मेरे बॉस ने दे दिया है, मैंने उनसे ले लिया है। अच्छा, बस दूसरा ठीक है, मैं फिर आप आप अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है। बस ये इसी अच्छा डॉक्यूमेंट का होता है, अगर आप उनको, कुछ होता है ना, कुछ बच्चे बता के कर रहे होते हैं और कुछ नहीं बता के कर रहे होते हैं, उन्होंने अप्लाई करना होता है तो हुँ। बाद में वो नहीं मिलता, तो फिर इधर से इनकी सीट भी जा जाती है, तो वो इश्यूज बन जाते हैं। लेकिन आपको अगर मिल गया है तो आप जरूर अप्लाई करें। थैंक यू। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने ये पूछना था कि इनका कोई जी। पोर्टल है जहाँ पे हम उन इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकें? जैसे आपने अभी प्रेज़ेंटेशन में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट में होंगे या अक्सर वो विज़िबल नहीं होते, तो लोग समझते हैं अच्छा बस यहीं पे अप्लाई करना था। तो कोई सब्जेक्ट्स लाइक नहीं, वो जैसे मैंने प्रोफेसर्स का बोला है। ओके हाँ, सॉरी आपने प्रोफ़ेसर्स का बोला है, लाइक जैसे हम इटली में या जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो उनके पोर्टल बने हुए हैं ना? जी। तो मैं वो इसलिए पूछ रही थी कि क्या यहाँ भी ऐसा कोई है कि पोर्टल बना हुआ जिस पे हम डायरेक्ट सर्च कर लें तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे प्रोफ़ेसर्स की हो? नहीं नहीं, इस तरह नहीं, आपको सेपरेट से एक यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती है, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है, फिर उसके इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको उनके इंस्टीट्यूट्स की या प्रोफेसर्स की डिटेल मिल सकती है। अदरवाइज ऐसे नहीं है बाकी, कि आपको एक साथ ही सारा। अच्छा और मैंने ये भी पूछना था कि डॉक्यूमेंट नोटराइज़ करवाए तो हैं, लेकिन जब हमने अपलोड करने हैं तो उनकी बैक साइड भी करनी है लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स की, ताकि वो क्रेडिट आवर्स देख सकें या क्रेडिट आवर तो सॉरी फ्रंट पेज पे होते हैं, जो उन्होंने देखना होता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना कि आप बैक साइड भी अपलोड करें, तो वो हाँ, भी करने हैं। नोटराइज़ करानी होती है? यस यस, बैक साइड भी करवानी। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो सुपरवाइज़र्स सिक्योर करना है, तो इसके लिए पहले मैं सुपरवाइज़र्स को ईमेल करूँ देन अप्लाई करूँ? यस प्रेफ़रेंस ये है? ओके, यस यस। वो भी आप आप पहले भी 1-2 बार चुका। चलें बस थैंक यू, यही पूछना था। नेक्स्ट उसामा कुरैशी, काइंडली शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें। स्पीकर के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, उनकी अपनी खुद सुपरवाइजर के साथ मीटिंग है, तो काइंडली जो है ना वो शॉर्ट सारा क्वेश्चंस करेंगे किसी के हैं तो। उसामा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम मैम। पहले तो ये बता दें कि एचएसके इसमें लाजमी है, उधर जाके हमें टेस्ट देना होगा? एचएस नहीं, मतलब ये आपका कोई सेपरेट से टेस्ट नहीं होता। आप जैसे हम यूनिवर्सिटी में हैं, मैं मतलब इसी साल की हूँ, तो मेरा एच एस चाइनीज की क्लासेस हो रही हैं मेरी, ठीक है। HSK 1 हो गया है, HSK 2 भी हो गया है, HSK 3 उन्होंने थोड़ा टाइम कम है, PhD वालों ने चले जाना है, तो इसलिए HSK 3 उन्होंने थोड़ा हाफ करवाया। लेकिन हाफ करवाया तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर हम फुल करते तो हमें सर्टिफिकेट मिलता। तो वो बस उनकी अपनी थोड़ी है प्रेफरेंस कि हमने अपनी लैंग्वेज भी सिखानी है। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप बगैर HS के लग गई है तो आपकी यहाँ की लैंग्वेज मैटर नहीं करती, वो तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बस आप पढ़ लें उनके साथ। ठीक है मैम। सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि मेरा ना वैलिडिटी जो है पासपोर्ट की वो 6 मंथ्स है, 7 मंथ्स है, और पासपोर्ट वाले कहते हैं कि कम से कम 6 मंथ्स हों। अगर उस पे आता हूँ तो मेरी डेट खत्म हो जाएगी, तो अब ये 6 मंथ्स के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसे ना करें, आप पासपोर्ट को करवा लें चेंज, क्योंकि ये इधर अभी करते हैं कि आपकी ज्यादा होनी चाहिए। जब आप फिर अप्लाई भी करोगे ना उसके लिए, वीजा के लिए, तब भी आपको ये इशू करेंगे, तो आप ना कर लें, पासपोर्ट चेंज करवा लें। और जहाँ इशू बनता है आप उनको बताएं, ये बहुत कोऑपरेट करते हैं, कोई भी जरा सा भी इशू नहीं बनाते इधर। इवन के कहा जाता है कि डिग्रीज के बगैर नहीं आप जा सकते, लोगों के पास अभी तक डिग्रीज भी नहीं है, प्रोविजनल है। तो आप ठीक यहाँ जिसको भी मतलब जहाँ भी जरूरत है ना, आप उनको बताएं। ठीक है मैम। तीसरा ये था मेरा क्वेश्चन, जो ये एचईसी वेरीफाइड है, ये भी मतलब
आजकल बहुत लेट कर रहे हैं, तो मुझे डिग्री अभी मिली है, तो ये भी उसके बगैर कर सकते हैं अप्लाई? डिग्री के बगैर यस आप कर सकते हो। हाँ नहीं HEC से नहीं, ऐसे है ना कि आप प्रोविजनल अपलोड कर दो। मैम, एचईसी अप्लाई से अटेस्ट किए बगैर अप्लाई कर सकते हैं? यस यस, मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो ना कि अगर आपकी अटेस्ट, आप उसको ना अभी प्रेफर करो, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, तो वो आप कर सकते हैं उस पर अप्लाई। तो आप अपनी डिग्री जो है वो HEC को दें, उसके बाद डिग्रीज की एट अ टाइम एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, आप प्रोविजनल पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हो। डिग्री की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके वो आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन था। मैंने लास्ट ईयर तुर्की की स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, 3.71 मेरी CGPA MSc ऑनर्स में, तो एंटोमोलॉजी में। तो कोई रीजन नहीं सामने आई थी, तो मैं इस दफा दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? तो चांसेस होंगे? क्या मतलब, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। मैम, लास्ट ईयर मैंने PhD के लिए तुर्की में अप्लाई किया था, तो मुझे रिजेक्शन हो गई थी। कोई मतलब बताया नहीं था उन्होंने अप्लाई किस करें वजह से। आप, ये तो अप्लाई करें आप, किसी चीज में आपको लग रहा है कि मेरी कमी पेशी थी, आप उसको इम्प्रूव करके अप्लाई कर। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी टाइम ज्यादा ले गया हूँ। एक यूनिवर्सिटी ने मुझे दो नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर दिए, दो प्रोफेसर ने मुझे चाइना से, एक ही लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी। दिए। जी, लेकिन दिए उन्होंने मुझे तब हैं जब उस यूनिवर्सिटी की डेट चली गई है, 30 नवंबर, उसके बाद मुझे मिले हैं। फिर आप इसका सोल्यूशन ये है कि आप उनके ना ऑफिशियल वेबसाइट से उनका कांटेक्ट लेके उनसे बात करें, या अगर आपके प्रोफेसर की इतनी ज़्यादा ग्रिप है या अच्छी है तो उन्हें कहें कि उनसे बात करें कि इसका क्या ठीक सोल्यूशन है। ये तो यूनिवर्सिटी वाले बता सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो उनकी डेट और होती है। ओके। नेक्स्ट ताहिर। ताहिर अब्बास। बस, और कुछ लोगों के हैंड रेज है, लेकिन उन्होंने आई गेस शायद अपने माइक कनेक्ट नहीं किए हुए, जो भी इशू है उनको अनम्यूट नहीं कर पा रहा। ताहिर अब्बास ने नहीं कनेक्ट किया। देन आयशा, ऑलराइट, आयशा महमूद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक्चुअली थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरा ना अभी मतलब 9th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है फार्मेसी का। ओके। तो मैंने अभी तक आइट्स नहीं दिया, तो क्या मैं आंसू के लिए एप्लीकेबल हूँ, क्योंकि उनके पेज पे लिखा है कि आइट्स रिक्वायर्ड है। नहीं नहीं रिक्वायर्ड, आप कर सकते हैं। मैंने बताया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे आप कर सकते हैं, चाइना में कहीं भी आइल्स रिक्वायर नहीं है। ये ऐसे ही मतलब लिखते हैं वो उन्होंने, थोड़ा अगर किसी के पास है तो थोड़ा सा उसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर आप इंग्लिश, मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे मैंने अप्लाई किया था। मैम वो कैसे मिलता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर? वो आपके आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा आपको। और दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी तक तो मैंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी अभी तक कोई रिसर्च स्किल नहीं है, तो जो प्रोफेसर को CV में रिसर्च का भेजना है वो कैसे सेंड करेंगे? मतलब आपकी कोई इंटर्नशिप या कोई रिसर्च वगैरह जरा सी भी नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा नहीं, अभी एक्टिविटी। 9th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, आप कर दें कहीं मैं इसमें लेकिन आप लैब वगैरह में कोई ना कोई काम तो कर रही होंगी ना, किसी कोई आपका मेन पॉइंट। लैब है, लैब के मतलब प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं। बस ठीक है, उनको मेंशन कर दें थोड़ा सा, इतना नहीं है। और दूसरा ये कि जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो कह रहे थे कि मतलब दिसंबर तक मिलेगा जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होगा या डिग्री होगी, तो उसका क्या मतलब बनेगा कि अगर मुझे मिल जाता है एप्लीकेबल, तो ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगी कि अभी तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आपने अप्लाई कर दिया? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट तो आपके पास होनी चाहिए अप्लाई के दौरान। वो मतलब तो मेरे आपके पास पास। 8th की ट्रांसक्रिप्ट है, 8th सेमेस्टर की। ओके, हाँ आप उस पे कर दें, उस बेस पे कर दें अप्लाई। और अगर मुझे ट्रांसक्रिप्ट मतलब होगी। सितंबर, अगर मुझे सितंबर तक फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलता, डिले हो जाता है, तो फिर? नहीं, मिल जाता है, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है, डिग्री का इशू होता है, इतना इशू नहीं है, आप करें अप्लाई, मिल जाएगा दे। और जो HEC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होता है?
वो कहते हैं कि एचईसी से आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवा के आप लोगों ने फिर सेंड करने होते हैं। वो आपने एचईसी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, अटेस्टेशन लिखना है अपने गूगल पे, एचईसी अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स, वहाँ आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको मेल आएगी उसमें, उसके बाद आपने उनकी मेल का रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, जो भी बताया होगा। फिर उन्होंने एक लिंक दिया होगा, उस पर डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी सारी डिग्रीज जो है ना, हम तब तक बाहर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारी एचईसी से वो नहीं होती, टेस्ट नहीं होती। तो आपने वहाँ अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो आपसे हार्ड कॉपीज मांगेंगे, आप खुद ने आपने खुद जाना है या टीसीएस करवानी है तो आप उनको करवा दें वो। तो आपके पास 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं वो, तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। और इसकी फ़ी होती है, कुछ फ़ी होती है, तो वो आपने पे करनी होती है हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये क्योंकि मुझे अभी मेरी फार्मेसी की डिग्री तो मिली नहीं है, तो ये होंगे मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स होंगे नहीं उनकी टेस्टेशन होगी ना? नहीं, मैट्रिक और एफएससी के आपके एचईसी से नहीं होंगी, आपकी सिर्फ ये हायर एजुकेशन कमीशन वाली डिग्री जो है ना, बैचलर या मास्टर की होती है, वो आपकी उधर से होगी। जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हैं वो आपके आईबीसीसी से होंगे। तो पहले आपके बोर्ड से, फिर आपने आईबीसीसी लाहौर या इस्लामाबाद जहाँ से भी आप करवाना चाहो, उसका भी यही प्रोसीजर है। वो आपने एचईसी की वेबसाइट पे नहीं जाना, वो आपने आईबीसीसी वाला, पहले आप अपने उधर से करेंगे ना बोर्ड से, तो फिर वो आपको बता देंगे सारा प्रोसीजर। और प्रोफेशनल सीवी का टेम्पलेट, वो मैंने मतलब आपको डॉक्यूमेंट। स्लाइड्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी कायनात ज़हरा, यू आर अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना पहले बीएससी की है जो 2 साल की डिग्री है, उसके बाद मैंने एमएससी की है वो भी 2 साल की डिग्री है। तो मुझे अप्लाई करने के लिए बैचलर्स पे क्लिक करना होगा या मास्टर्स पे क्लिक करना होगा? क्योंकि एमएससी स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ साइंस एंड बीएससी स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस। मेरा मेजर बॉटनी है। ओके। जी, मेरा मेजर बॉटनी है। कुछ मैंने सीनियर से पूछा, वो कहते हैं आपको मास्टर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, कुछ कहते हैं आपको बैचलर्स पे। तो मैं इस हवाले से काफ़ी कंफ्यूज हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर देंगे? नहीं, आपको बैचलर्स पे ही करना पड़ेगा। ओके, और मुझे ये पूछना था कि मतलब 4 साल डिग्री चाहिए होती है ना मास्टर्स के लिए अप्लाई करने से पहले। तो वो मेरी जो बीएससी है, हमारे एग्जाम्स 2 साल के बाद होते हैं। 2 साल के बाद हुए थे, कलेक्टिवली एग्जाम होते हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। और उसके बाद जो एमएससी है वो सेमेस्टर वाइज है। तो क्या इन दोनों को कंबाइन करके मुझे कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा, या एज इट इज़ अप्लाई हो सकता है, कोई मसला नहीं बनेगा? नहीं नहीं, आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अच्छा, जी। सही है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? लाइक कुछ आइडिया है आपकी आपको? आपकी आपकी यूनिवर्सिटी से ही बनेगा। नहीं, हाँ। यूनिवर्सिटी वालों से मैंने पता किया था, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको। आप अपनी जब बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट मांगे या डिग्री मांगे, तो आप दोनों जो है ट्रांसक्रिप्ट एक ही पीडीएफ में बना के सेंड कर दें, और डिग्री का भी ऐसा ही करें। इज इट राइट? नो, ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वाला सीन ही कि हम 2 साल का गैप लेके ऐसे करके ये कंसीडर नहीं करते। हम, आप कह रही है ना ये हमारा एमएस मास्टर, ये तो नहीं, इसको मास्टर कंसीडर नहीं करते, इसलिए उस सर्टिफिकेट के बगैर तो नहीं हम कर सकते। सही है। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी बस लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं आमिरा, देन अब मुझे पता है आपका भी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया नो, हमने। कोई इशू नहीं। ओके, ये क्वेश्चन था पकीज़ा का। गई है, काइंडली अनम्यूट करें पकीज़ा, पकीज़ा फातिमा और देन ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब सब कुछ नोटराइज वगैरह करवा लिया मैंने। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ना स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस आपकी आवाज़ क्लियर नहीं भेज है। दिया है कि मैं आपको एक्सेप्ट कर। आमिरा उनका ना शायद नेट का इशू है, उन्होंने क्वेश्चन जो है ना मुझे मैसेज भी किया हुआ है, मैं बोल के बता देता हूँ।
उनका क्वेश्चन है, आई गोट एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैस फॉर मास्टर्स, but the problem is in the English taught programs for masters there is no name of the school. Does that mean Okay. it will be Chinese taught and they won't accept my application for master degree program? Professor said आप that. अप्लाई आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इशू है कि आप इंस्टीट्यूट में से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है और प्रोफेसर्स को भी नहीं पता होता कि ये अदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपने आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस इंस्टीट्यूट में आपका जो मेजर है वो इंग्लिश में इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल है या नहीं। ये मिस्टेक्स मेरे से भी हुई थी। मुझे भी चाइनीज के 2 टीचर ने ऐसे ही दिए थे और हमारे पास HSK नहीं होता तो हम नहीं अप्लाई कर सकते, और वो हमने चाइनीज तो आती नहीं है तो हमने कैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसलिए आप ये चीज आपने नोट करनी है कि आपका जो जिसमें एक्सेप्टेंस मिला है आपने खुद उनके प्रोफेसर पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करना। उन्हें भी नहीं पता होता कि ये इंग्लिश में है या नहीं है। ठीक है, आपने उनकी वेबसाइट पे जाके उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देखना है कि आपका जो मेजर है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या नहीं, वहाँ प्रॉपर मेंशन होता है। होपफुली उनका आंसर हो गया। और लास्ट में ताहिर। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ प्रीशियस टाइम। वेलकम। मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट हैं एज लाइक के 7 सेमेस्टर में हैं या 7 सेमेस्टर कंप्लीट करके अब 8 सेमेस्टर में मूव कर चुके हैं जी और वो लोग अपनी रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं एज लाइक के वो थीसिस पे वर्क कर रहे हैं और अपनी बाकी जो बची हुई है डिग्री वो भी कंप्लीट कर रहे हैं और उनका जो आर्टिकल है ना वो मीन के हाफ कंप्लीट है, मीन के फिनिशिंग में गया हुआ है, तो क्या ओके। वो उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप अपनी CV पे मेंशन कर दो कि आप इस पे मतलब थोड़ा काम कर रहे हो, या आपका कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत है या ठीक है आप उसका मेंशन कर सकते हैं। और बाद में ये किसने करना होता है, ये सुपरवाइजर ने आपसे चेक करना होता है। ठीक है, और अगर आप उसको मतलब क्लियर कर देते हो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। बाकी और कोई भी नहीं पूछता कि आपने ये किया है ये किया है। हाँ, आप को अगर जब आपने अप्लाई करना है आंसर स्कॉलरशिप पे, वहाँ पब्लिकेशन का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप उसको ऑप्शन में ना लिखें कुछ भी। ओके मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम पाकिस्तान में ना न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पे वर्क नहीं हो रहा और हमारी यूनिवर्सिटी में मैं अपनी रिसर्च पे वर्क कर रहा हूँ प्रोटीन पे, और मेरा जी जो आगे का मेन पर्पस है ना कि मैं अपनी MPhil करूँ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, तो जी इसका अब पीछे से मेरी जो रिसर्च है वो प्रोटीन में है और आगे मैं जा रहा हूँ न्यूक्लियर में। अब मेरी रिसर्च इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ये इस हवाले से ये है कि हाँ, इशू ज्यादा यही बनता है, एक्सेप्टेंस के रिस्पॉन्सेज भी फिर कम आते हैं। लेकिन आपकी ना, आप कोशिश करो, अगर आप कर रहे हो तो अगर आप अपने रिसर्च से रेलिवेंट के भी करो, इरेलीवेंट भी कर दो अगर आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेजर जरा भी मैच नहीं होता नेक्स्ट से। मेरे अपने बहुत जानने वाले हैं जिनका पिछला मेजर बिल्कुल चेंज है और अगला जरा हट गया है। ठीक है, तो आपकी ये लक चल जाती है तो आप करो, कोई इशू नहीं। प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है, वो कभी कभार तो देखते नहीं है कि आपका मेजर कौन सा है, बस देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो वो कर लेते हैं। मीन की ये पॉसिबिलिटी है 50-50 है? यस, पॉसिबिलिटी है। ठीक है मैम, ये पाकिस्तान में तो बहुत डराते हैं कि आपका जो पीछे से इंटरेस्ट है वही आगे भी वही होना चाहिए वरना नहीं कर सकते हैं। कुछ भी काफी नहीं सारे तो, लोग नहीं नहीं कोई इशू नहीं ग्रुप है। ये ग्रुप्स में पाकिस्तान में ऐड सिर्फ हैं, है और कहीं पता भी नहीं नहीं। लोग किस तरह की बातें करते हैं, कोई कहता है कि कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं कर सकते, हम बीच में ठहरे आप रहते हैं बस। आप अप्लाई करो, आपका हो जाता है तो पीछे कौन देखता है। आप करो अप्लाई, नो इशू। आगे वाले एक्सेप्ट कर रहे ओ हैं ना, बस ठीक ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक है। हमरा एक क्वेश्चन आया हुआ है, उनका नेट कायनात है, उनका नेट का इशू है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ चैट में कि अगर हम MPhil में रिसर्च जिस चीज़ पे करते हैं, और क्या हमें PhD में भी उसी साइड पे जाना चाहिए कि हम दूसरी किसी और चीज़ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं? और दूसरा उनका क्वेश्चन है कि ये भी बता दें कि डिग्री नेसेसरी है डिग्री कंप्लीट होना कि हम लास्ट सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा फील्ड चेंज भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है,
और सेकंड क्वेश्चन ये है उनका कि डिग्री कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग आप अगर 8 सेमेस्टर में भी हो तो आप कर सकते हो अप्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं। मोहम्मद आरिफ, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद आरिफ। मेरी एमएससी ऑनर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, और अभी मैं ट्राई कर रहा था पीएचडी के लिए ना। ओके। और अभी मेरी नोटिफिकेशन दिसंबर में ही हुआ है, और मैं वेट कर रहा था कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो फिर ही एक्सेप्टेंस के लिए ना मेल करूं। और एक और चीज़ मैंने देखी, मेरी क्योंकि एमएससी चिकपी पे है, तो मैं चाह रहा था कि मेरे अक्सर जो एमएससी के सुपरवाइजर वो भी कहते हैं कि आप अपनी क्रॉप पे ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, और प्रीवियस जी एक्सपीरियंस मेरा कन्वेंशनल पे है। तो अब चाइनीज़ में ना ज़्यादातर मालिक्यूलर का काम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने अभी टेक्निक्स की कुछ ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप अटेंड करना शुरू कर दी हैं। अभी भी मैं नायाब आया हुआ था एक ट्रेनिंग अटेंड करने ना। ओके। तो अभी से, यानी कि जैसे अभी डेट पड़ी है, डिग्री भी आ जाती है, तो अभी अगर ये चीज़ें ऐड करके करूँ, और मुझे जो आपने ये यूनिवर्सिटी बताई है आंसू स्कॉलरशिप, इनमें ये चिकपी या पल्सेस के हवाले से इनके कोई स्पेसिफिक सुपरवाइजर हैं? मैंने अक्सर लिस्ट देखी है तो वो ज़्यादातर राइस और वीट के हवाले से थे ना। नहीं, ये ना आपको उनकी प्रोफाइल देख के मतलब पता चलता है। अब मेरा ये था कि मुझे सोयल वालों का पता होगा, लेकिन ऐसे नहीं, ये आप उनके मेजर तो होंगे ऑफ कोर्स आपसे रेलिवेंट, लेकिन ये रिसर्च उन पे बेस करता है ना, हर किसी की किसी ना किसी पे होती है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर उनको चेक करो, और अगर नहीं मिलती तो आपका जो है आप उसी में फिरो इसमें। यानी एक मेजर जो डिवीजन है प्लांट बिल्डिंग या जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर, उनमें जी से वो क्रॉप फिर सुपरवाइजर कोई भी दे दे, या अपनी क्रॉप पे कर सकते हैं, वो सुपरवाइजर पे डिपेंड कर रहा होता है ना। वो मोस्टली सुपरवाइजर ऐसे करते हैं कि उनका जो रिसर्च एरिया होता है फिर आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता ठीक हो, थैंक यू। है। वेलकम। ओके, ये CPH के नाम से ये कौन है भाई? CPH जी अस्सलाम 218। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ जी, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मैडम, मेरी 8 पब्लिकेशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी में। ओके। तो मैंने ट्राई की आंसू के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि अगर एक्सेप्टेंस के बगैर मेरी सीवी स्ट्रांग है माशाल्लाह, तो ओके। कितने चांसेस हैं मेरी सिलेक्शन के? पहले अभी आज क्या डेट है, दिसंबर है, ठीक है, इसकी फरवरी हाँ, 15 लास्ट डेट है अप्लाई की। आप ओके। दिन रात मेल्स करें, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, और जो जो मैंने चीजें कही है ना आप इसको फॉलो करें। आप अपनी ईमेल बॉडी चेंज करके देखें, ठीक है। तो अगर आपकी ईमेल बॉडी प्रोफाइल। चेंज आउटलुक में चेंज करूँ या याहू में? जी आउटलुक की मेल आईडी बनाऊं या याहू की? यही कह नहीं रही हैं नहीं आप? नहीं नहीं, मेल बॉडी चेंज करने का मैं कह रही हूँ। आप जीमेल पे भी करें, नो इशू। मेल बॉडी मतलब जो अभी मैंने आपको सैंपल दिखाया ना, आप उसको चेंज करें, वर्डिंग चेंज करें, कहाँ आपको कमी बेशी लग रही है। अगर आपकी सीवी में नहीं है तो आपको जरूर अप्लाई आएगा, ठीक है। और अगर मतलब अनलिकली नहीं आता आपको तो फिर आप कर दें, लेकिन ठीक है, ये ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, लेकिन ये है कि एक्सेप्टेंस वालों के थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं। हो ओके, सकता है थैंक आपका, लेकिन आपने रिस्क में नहीं छोड़ना। आप अभी कोशिश कर सकते हो, अभी तो 1 मंथ से भी ज्यादा पड़ा हुआ है टाइम। ओके, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। थैंक ओके। यू। वेलकम। ऑलराइट, आई गेस सबके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं। मोहम्मद आरिफ, बल्कि आरिफ का भी अभी हो गया आंसर्स का। ऑलराइट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं एक बार ही अलाउ कर रहा हूँ सबको कि वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी का कोई अम, क्वेश्चन रह गया। जी वैसे जी। मैंने अपनी ईमेल बॉडी मेंशन कर दी हुई है, आप इस पे भी क्वेश्चन हाँ कर जी, सकते हाँ हैं, जब जी। भी मैं फ्री हुई मैं आपको रिप्लाई करूँ। जी जी, मेरे से भी शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी इनसे शेयर कर अस्सलाम दूंगा। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जी मैंने जो है फिर अपना किया था 2021 में, उसके बाद मैं ओके। जॉब की साइड की तरफ चली गई थी, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ मैं। क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ आंसू स्कॉलरशिप के लिए? यस, आप कर सकती हो, बस अपनी और प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, अच्छे से, कोई इशू नहीं है। आप
ओके, जो आपने शेयर किए यहाँ पे स्लाइड्स, काइंडली उसको ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, मैं कर दूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्कनेक्ट अगर हो हम गया। काइंडली वन बाय वन एक आप करें। जी फरी आप। सॉरी, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने आपसे ये वालेकुम पूछना था अस्सलाम। मैम कि हमने थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से अपना बीएस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर ना कहाँ से? रिसर्च के लिए कुछ भी नहीं था। आईयूबी बहावल नगर कैंपस से, तो ओके। यहाँ पर ना रिसर्च के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें उन्होंने रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करवाई। तो हम लोग विदाउट रिसर्च हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? आप बीएस के हो या मास्टर के लिए आपने अप्लाई करना है? मतलब मैंने मास्टर मास्टर्स के के लिए। लिए अप्लाई हो गया है। जी पीएचडी के लिए ज्यादा थोड़ा होता है। आप मास्टर के लिए कर रहे हो ना, आप कोई जरूरत नहीं है, मतलब बस आप उसको ये शो करवा दें, या थोड़ा बहुत भी कभी आपने यूनिवर्सिटी में किया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ऐड कर दें कि अगर आपको वो पूछे तो आप बता सकें कि हाँ थोड़ा सा मैंने इसको इन टच है, तो आप इजीली कर सकती हैं। आप करें अप्लाई। मैम इसमें ना मेरा थोड़ा सा ना मेडिकल का फील्ड है। मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल का, तो मैंने मेडिकल में काफी काम किया है, ओके। तो क्या उसको मैं मेंशन कर सकती हूँ इसमें? अगर तो प्रोफेसर के रिसर्च एरिया से थोड़ा रेलिवेंट हो रहा है ना, तो ठीक है फिर करें। अदरवाइज फिर वो आपको कहेगा कि आपका काम तो किसी और चीज़ पे है, तो फिर आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं। इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर लें उसको, या फिर रहने दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा यस। कोई पेपर अंडर रिव्यू है, हम उसको मेंशन कर सकते हैं सीवी में, और जब हम अप्लाई करने लगेंगे उधर पोर्टल पे। आमरा उनका क्वेश्चन ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि उनका अगर पेपर अंडर रिव्यू हो तो वो मेंशन कर सकते हैं सीवी में। यस कर दें। आयशा आप पूछ रही थी सवाल। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्राम जो है वो 10 सेमेस्टर्स का है, ठीक है। आप अगर 8 सेमेस्टर के अंदर हैं तो आप 8 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि डिग्री मतलब दिसंबर में या नवंबर में अगर मिलनी हो, हालांकि सेशन जून में खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ देंगे ना, वो तो आप ले सकते हो ना पहले। जी वो कह रहे थे अगस्त तक मिलेगा प्रोविजन ट्रांसक्रिप्ट जो है। आमरा वो कह रहे हैं अगस्त तक मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी क्या हाल है भाई, ठीक है, खैरियत से? जी जी हेलो जस्ट यार, मेरी बात सुने, वो आमिरा। एक मिनट उनका आई गेस नेट बल्कि हैं वो मीटिंग में ही हैं। ऑलराइट गुलफाम, आप अनम्यूट करें। एक्चुअली नेटवर्क ओके। इशू है। अच्छा, अमीरा बात सुने। जी जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। वो अमीरा से क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी जी वो इधर ही हैं, क्वेश्चन पूछें। अच्छा, मुझे ना लेंजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। तो अब मैं ना रिसर्च प्रपोजल के लिए, मुझे टॉपिक भी दिया था टीचर ने, मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है एंसो स्कॉलरशिप के लिए। के ऊपर ना मैंने स्टडी प्लान रखा है, यानी कि एक पैराग्राफ माई मोटिवेशन का, फिर उसके बाद अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक वगैरह, इस तरह से कोई 2-3 पेजेस का वो है। उसके नीचे मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है। तो ठीक है ये? एक मिनट अपना क्वेश्चन रिपीट करें, यहाँ से आप रिसर्च प्रपोजल का बता रहे थे।
मैंने ना टीचर ने ना मुझे टॉपिक दिया रिसर्च प्रपोजल के लिए। रिसर्च प्रपोजल मैंने इस तरह से बनाया है कि जैसे रिसर्च प्लान होता है, यानी कि 1-2 पेजेस का रिसर्च स्टडी प्लान है और उसके नीचे रिसर्च प्रपोजल बना दिया मैंने। और अब मैं टीचर ओके, से साइन भी करवा लूंगा, तो ये भी ठीक है। यस ठीक है। आप अच्छा, अगर और वो ना उन्होंने पूछा है ना डिटेल में, तो आप हम्म, दोनों ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैंने दोनों। और ना सेकंड नंबर पे ना मैंने लेंजो से, मुझे मिला है लेंजो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स यूकास का मास्टर के लिए। ओके, ठीक है। और मेरे पास ना पब्लिकेशन नहीं है कोई भी। मेरी जो पब्लिकेशन है ना वो अभी अंडर द प्रोसेस है, सबमिट करवाई हुई है, लेकिन टाइम लगेगा, तो उसका तो नो नहीं इशू इशू, होता कोई कोई? इशू नहीं। इसके अलावा नहीं, कोई क्या इशू नहीं है। ऐसा कोई ऐसा मेथड है जिससे चांसेस ज्यादा इंक्रीज हों आंसर स्कॉलरशिप के? आंसर स्कॉलरशिप के चांसेस आपके ज्यादा इंक्रीज होते हैं आपकी सुपरवाइजर की प्रोफाइल पे। नहीं, जो मेरा सुपरवाइजर है उसकी प्रोफाइल तो अच्छी है वैसे, बस काम वगैरह ठीक है काफी फिर। उसने किए। हाँ, अच्छा, और बस उसके बाद आंसरों पे ये डिपेंड करता है, और आपकी एक्टिविटीज थोड़ी हो उस पे डिपेंड। और ना सेकंड नंबर पे ना डेलियान यूनिवर्सिटी से भी मुझे मिला है, तो उधर मैं ओके। सीएससी पे अप्लाई कर रहा हूँ। उधर मैंने सुना है कि किसी को उसके बगैर, एक्सेप्टेंस के बगैर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, इस यूनिवर्सिटी में तो ये तो अगर उसमें आपको मिल गया तो आप कर लें, अदरवाइज देख लें फिर। अच्छा, तो ये आप अभी बात कर रहे थे ग्रुप के लिहाज से कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक भी मुझे कर दें, ताकि मैं ना कुछ चीजें माइंड में नहीं है अभी, वो जैसे आती हैं साथ साथ आपसे पूछता जाऊंगा। या अगर कोई कॉन्टेक्ट मैंने नंबर दे दे, ईमेल मैंने वैसे सेव कर लिया आपकी। मैंने स्लाइड्स में ईमेल बॉडी मेंशन की, ईमेल ईमेल मेंशन की हुई है मैंने। तो वो आप मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगी। ये ग्रुप का लिंक जी हमजा ने शायद सेंड किया हुआ है, आप जी इसको ज्वाइन करें, इसमें स्लाइड्स आ जाएंगी, तो उसमें से आप मेल ले लेना, और जब मैं फ्री हुई मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए ठीक है, फिर मैं ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। थैंक यू। ओके। आमिरा, तैयबा अल्लाह का एक हाफिज। क्वेश्चन है कि उनके डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है और बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और यानी कि एसोसिएट कोई भी नहीं है, तो कह रही हैं कि क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर ले सकती हूँ? लेकिन इसके लिए तो रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर को कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। लेकिन वो ये है कि Okay, आपकी यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए। okay, Hamza brother, can I ask question now? जी जी, गुलफाम भाई प्लीज़। हाँ का जी। आंसर दे दें, ट्रांसक्रिप्ट सितंबर में मिलेगा जो प्रोविजन ट्रांसक्रिप्ट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। जी, ट्रांसक्रिप्ट क्यों मिलेगा? ट्रांसक्रिप्ट तो आपको जल्दी मिल जाता है, आप जितने सेमेस्टर का निकलवाना चाहें। मैम क्योंकि सेशन जून में खत्म होगा ना। नहीं, आप सेशन खत्म होने का वेट ना करें, आप उससे पहले सेमेस्टर तक का निकलवा लें। आप ट्रांसक्रिप्ट के बगैर तो अप्लाई नहीं कर सकते। मैम मैं वही कह रही हूँ कि 10 सेमेस्टर पढ़ने हैं, तो 8वें सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यस। और दूसरा ये कि अप्लाई करने से पहले आपके पास आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड होने चाहिए, या अप्लाई करने के बाद, यानी कि जब अपलोड करने हैं जैसे एक्सेप्टेंस लेटर के बाद? रिपीट करें अपना क्वेश्चन। जब आंसू से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट एचईसी से, वो आईबीसी से टेस्टेड होने चाहिए जो मैट्रिक और एफएससी के हैं। नहीं, जो अप्लाई के दौरान आपकी अटेस्टेशन नहीं मैटर करती, ठीक है। मैंने जी जी, गुलफाम भाई आप क्वेश्चन अपना टाइम नहीं मिलता, और फिर आपके ऐसे भी होता है कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो जाए अगर आपने नहीं दिए तो। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हेलो। जी, एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये अब आ शायद रही है मेरे मैम आवाज़?
जी अब आ रही है आवाज। चलिए काइंडली मैम मुझे एक ये पूछना था कि CSE एप्लीकेंट जो है वो इस पे अप्लाई कर सकता है या नहीं? एक्चुअली ना नेटवर्क इशू बहुत हो गया, पता नहीं आप कर दें, ईमेल पे कर लेगा मैसेज, मैं आपको कर दूंगी रिप्लाई। जी आमरा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और मेरा ख्याल है आपने 1 घंटे का कहा था और ये 1.5 घंटे से भी जो है ना ऊपर टाइम हमने आपका जो है ना कीमती टाइम ज़ाया तो खैर नहीं किया। आपने जो है ना वो बहुत अच्छा डिलीवर किया और स्टूडेंट्स को एक आंसू स्कॉलरशिप्स पर, दूसरी स्कॉलरशिप्स पर भी जो उनके क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव वे में आपने आंसर किए हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। जी ओके नो देन, इशू। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। बस